जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस इंडिकेटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को एसिड बेस इंडिकेटर से संबंधित थ्योरी करवाया था और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर से संबंधित एमसीक्यू करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है एसिड बेस और इंडिकेटर से संबंधित वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। ध्यान दीजिएगा कि आज के इस सेशन में आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी मिलेंगे कि जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारी चीज़ें आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है। ऑप्शन दिया हुआ है 6, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक मिश्रण नीला लिटमस को लाल में बदल दे रहा है। कोई मिश्रण है जो क्या कर रहा है, तो नीला लिटमस के कलर को लाल कर दे रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब मिश्रण नीला लिटमस को लाल कर दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि मिश्रण का प्रकृति कैसा होगा? आप कहेंगे अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि हम लोगों ने कई दफ़ा याद करा है कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस को किस में बदल देता है, तो गुरुजी लाल रंग में बदल देता है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जितने भी अम्लीय पदार्थ होंगे सभी का पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है, आप कहेंगे 7 से कम होने की संभावना है। तो आप देख लीजिए अपने ऑप्शन में कि 7 से आपका कम कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है? तो आप कहेंगे सर 6 दिया हुआ है। पहले तो ऑप्शन क्या है सर? तो 7 से कम है। और दूसरा ऑप्शन आपका 9 दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 8। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई मिश्रण या फिर कोई विलयन क्या करे कि लाल लिटमस को नीला कर दे। अगर कोई मिश्रण या फिर विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे, तब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वो जो मिश्रण होगा वो बेसिक नेचर वाला होगा। कैसा होगा? बेसिक नेचर वाला होगा, यानी कि क्षारीय प्रकृति वाला होगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो वो विलयन होगा उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उन सभी का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा वो बेसिक नेचर वाला होगा और उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा तो वो कौन सा विलयन माना जाएगा? आप कहेंगे उदासीन विलयन माना जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन है 4 से कम, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7 से अधिक। बताइए ना बनेगा? इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर दे? नीला कर दे। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वो जो हमारा विलयन होगा वो बेसिक नेचर वाला होगा। जाहिर सी बात है कि अगर बेसिक नेचर वाला होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे 7 से ज़्यादा होगा। क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। ऑप्शन दिया हुआ है सिरका, दूसरा ऑप्शन है चूने का पानी, तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा विलयन, चौथा ऑप्शन है धोबन सोडा विलयन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को लाल कर देगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई पदार्थ नीला लिटमस को लाल कर दे रहा है तो वो किस प्रकार का पदार्थ होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी वो अम्ल होगा या फिर अम्लीय पदार्थ होगा।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या ढूंढना होगा, हमको ये ढूंढना होगा कि हमारे इस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ अम्लीय है। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला ऑप्शन क्या है, तो गुरुजी पहला ऑप्शन है सिरका। और सिरका में क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी सिरका में एसिटिक एसिड रहता है। क्या रहता है, एसिटिक एसिड रहता है, यानी कि एसिटिक अम्ल रहता है। और आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है चूने का पानी। दूसरा ऑप्शन क्या है, चूने का पानी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, तो तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा विलियन। तीसरा ऑप्शन क्या है, बेकिंग सोडा विलियन। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और आपका चौथा है धवन सोडा विलियन। क्या है, धवन सोडा विलियन। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि धवन सोडा विलियन जो है उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी धवन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसी को पानी में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, धवन सोडा विलियन बन जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके जितने भी ऑप्शन हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सिरका ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या है, तो गुरुजी अम्ल है। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। जबकि जो आपका चूने का पानी है इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि OH लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और बेकिंग सोडा विलियन मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है, इसका भी नेचर कैसा होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी बेसिक नेचर वाला होता है। धवन सोडा विलियन ये भी क्या होता है, तो गुरुजी बेसिक नेचर वाला होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तीनों ही पदार्थ जो हैं वो क्या करेगा, वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या है, तो सर बेस का प्रॉपर्टीज होता है कि वो लाल लिटमस को किस में बदल देता है, नीला में बदल देता है। जबकि अम्ल क्या करता है, तो नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा ऑप्शन है फिनोप्थिलीन, तीसरा ऑप्शन है इओसिन, चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके दिए गए ऑप्शन में जो संकेतक हैं, इंडिकेटर हैं, इनमें से किस इंडिकेटर का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि आपके दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में नहीं किया जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है। और साथ ही दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो गुरुजी दूसरे ऑप्शन में फिनोप्थिलीन दिया हुआ है। और हम सबों को वर्षों से मालूम है कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये दोनों ही क्या हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये दोनों ही सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है। क्या है, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर हैं, यानी कि संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक हैं। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो गुरुजी इसका इस्तेमाल उदासीन विलयन या फिर अम्लीय विलयन या फिर क्षारीय विलयनों में फर्क करने के लिए किया जाता है। मतलब साफ है कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्थिलीन दोनों का ही उपयोग हम लोग एज अ एसिड बेस इंडिकेटर करते हैं। जबकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से किसका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में नहीं किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका तीसरा ऑप्शन है इओसिन। तीसरा ऑप्शन क्या है, इओसिन। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इओसिन भी क्या है, तो एक प्रकार का इंडिकेटर ही है। क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर ही है, संकेतक ही है। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका इओसिन है जो कि एक प्रकार का इंडिकेटर है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल कोशिका द्रव, इसका इस्तेमाल कोशिका द्रव और उत्तकों के अध्ययन में किया जाता है। कोशिका द्रव और उत्तकों के अध्ययन में किया जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जरा सा ये बताओ कि कोशिका द्रव और उत्तकों के अध्ययन में किस प्रकार के संकेतक का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे इओसिन। इसका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में नहीं किया जाता है। साथ ही आपका अगला ऑप्शन है यूनिवर्सल इंडिकेटर।
ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे मित्रों को नहीं पता होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में वो लोग किसका नाम ले लेते हैं, तो वो लोग लिटमस पेपर का नाम ले लेते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। और ये क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो बहुत सारे इंडिकेटरों का मिश्रण होता है। यानी कि जब बहुत सारे अलग अलग अम्ल क्षार सूचक को एक साथ मिला करके एक अलग प्रकार का सूचक तैयार किया जाता है, एक अलग प्रकार का इंडिकेटर बनाया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है, यानी कि सार्वत्रिक सूचक बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसका फिगर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये कुछ आपका इसी तरह का होता है। और मेरे मित्र आप सभी अपने माइंड में रखिएगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम के लिए अलग अलग तरह के रंगों को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो उदासीन विलयन के साथ, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर प्रदर्शित करता है, तो हरा रंग प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत सारे अलग अलग अम्ल क्षार सूचकों को जब एक साथ मिला करके एक अलग प्रकार का इंडिकेटर बनाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि सार्वत्रिक सूचक बोला जाता है, जो कि उदासीन विलयन के साथ हरा रंग प्रदर्शित करता है, जबकि अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मिथाइल ऑरेंज, फिनोलेप्थिलीन दोनों का यूज एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, जबकि इयोसिन का उपयोग कहां पे किया जाता है, कोशिका द्रव और उत्तकों के अध्ययन में किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं किया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, इयोसिन हो जाएगा। सही ऑप्शन चला। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। ऑप्शन दिया हुआ है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है साबुन, तीसरा ऑप्शन है लौंग, चौथा ऑप्शन है हल्दी। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गंधीय सूचक है। मेरे मित्र मैंने इस चीज़ के बारे में आपको पीछे के सेशन में भी बताया है। ध्यान में रखेंगे कि गंधीय सूचक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये होता क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसे भी पदार्थ मौजूद हैं जिसका अम्ल और क्षार के साथ गंध क्या होता है, बदल जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि उस तरह के पदार्थ कौन से हैं, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो लौंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लोव कहते हैं, और साथ ही साथ जो प्याज है, और साथ ही साथ जो वेनिला है, इन सभी का गंध अम्ल और क्षार के साथ क्या होता है, तो गुरुजी बदल जाता है। और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, इसीलिए ये ऑल्फैक्टरी एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं, यानी कि गंधीय सूचक कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गुलाब। आप कहेंगे सर ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका साबुन। आप कहेंगे गुरुजी साबुन जो है वो खुद क्या होता है, बेसिक नेचर वाला होता है, इसका इस्तेमाल तो हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में करते ही नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, लौंग। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि लौंग, प्याज और वेनिला, इन तीनों का ही उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो गंधीय अम्ल क्षार सूचक के रूप में करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो हल्दी भी दिया हुआ है। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हल्दी आपका किस प्रकार का सूचक है, तो आप सभी याद रखना कि हल्दी जो है वो आपका नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। हल्दी भी क्या है, तो एक प्रकार का अम्ल क्षार सूचक है। किस प्रकार का, तो आप कहेंगे नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। क्या है, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है।
ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे। हल्दी तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ रेड कैबेज याद रखेंगे, और साथ ही क्या याद रखेंगे कि जो आपका हाइड्रेजिनिया का फूल होता है और साथ ही जो पिटूनिया का फूल होता है उसका जो पत्ती होता है, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, तो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर में आ जाते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जो लिटमस पेपर होता है ये भी क्या है, आपका नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। लेकिन यहाँ पे एक और शब्द जोड़ लेंगे, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, और आपके ऑप्शन में क्या रहता है, लिटमस रहता है। तो ध्यान में रखिएगा, मोस्ट कॉमन यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर, ध्यान देंगे, मोस्ट कॉमन यूज्ड नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, मोस्ट कॉमन यूज्ड नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाली प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक कौन सा है, तो आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी लिटमस। क्या कहेंगे, लिटमस। तो आप इस चीज को भी अपने माइंड में रखेंगे। साथ ही बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि लौंग जो है ये कैसे एसिड और बेस के साथ अपना स्मेल चेंज करता होगा। तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर लौंग को किसी अम्लीय पदार्थ में डाला जाएगा तो लौंग का जो स्मेल होता है वो नहीं बदलेगा। क्या ध्यान में रखेंगे कि लौंग को अगर किसी अम्लीय पदार्थ के विलयन में डाल दिया जाएगा तो लौंग का स्मेल नहीं बदलेगा, लेकिन अगर लौंग को किसी क्षारीय विलयन में डाल दिया जाएगा तो लौंग का स्मेल क्या होगा, नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या पता लगा लेते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। क्या ध्यान में रखेंगे कि लौंग को अगर एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा तो उसका स्मेल नहीं बदलेगा, यानी कि लौंग का स्मेल आते रहेगा, जबकि अगर उसको बेसिक मीडियम में डाल दिया जाएगा तो लौंग का स्मेल नहीं आएगा। और इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा विलयन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। ऑप्शन दिया हुआ है रंगहीन, दूसरा ऑप्शन है बैगनी, तीसरा ऑप्शन है नीला, चौथा ऑप्शन है गुलाबी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब ये कैसा होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये बैगनी होता है, यानी कि लिटमस विलयन का जो कलर है जब न वो अम्लीय और न क्षारीय होता है तब कैसा होता है? तो गुरुजी बैगनी होता है, यानी कि पर्पल होता है। भाई मेरे, आपसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है क्या, कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। आप कहेंगे बैगनी यानी कि पर्पल। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है हरिता, मॉस, दूसरा ऑप्शन है एस्पाइरोगैरा, तीसरा ऑप्शन है काई लाइकेन और चौथा ऑप्शन है रिक्सिया। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लिटमस विलयन किससे निकाला जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कई दफा हम लोगों ने याद करा है कि जो लिटमस विलयन है वो लाइकेन नामक पौधा से निकाला जाता है। और लाइकेन क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये थैलोफाइटा वर्ग का प्लांट होता है। लाइकेन क्या होता है? तो आप कहते हैं ये थैलोफाइटा वर्ग का प्लांट होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे लाइकेन किसको बोलते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल का संयुक्त रूप होता है। कवक और शैवाल का संयुक्त रूप होता है और इससे क्या निकाला जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे लिटमस विलयन निकाला जाता है। तो भाई मेरे, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में मॉस दिया हुआ है, तो आपने ये बता दिया कि लाइकेन जो है वो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित है। तो ये बताओ कि मॉस किस वर्ग से संबंधित है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में जो मॉस दिया हुआ है और साथ ही साथ जो रिक्सिया दिया हुआ है, ये दोनों ही किस वर्ग में आते हैं? तो ये दोनों ही ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो एस्पाइरोगैरा भी दिया हुआ है, तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि लाइकेन और एस्पाइरोगैरा
दोनों ही किस वर्ग में आते हैं? तो दोनों ही थैलोफाइटा के वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा के वर्ग में आते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि मॉस और रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, जबकि एस्पाइरोगैरा और लाइकेन दोनों ही किस वर्ग के अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। और लाइकेन से क्या निकाला जाता है? लिटमस विलियन निकाला जाता है। लाइकेन क्या है? तो आप कहेंगे कवक और शैवाल का संयुक्त रूप है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, वह बेरंग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है उसका रंग लाल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है उसका रंग नहीं बदलेगा। चौथा ऑप्शन है उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र यहाँ पे सोचना शुरू कर दिए होंगे कि इसका रंग किस में बदल जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? तो हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि अम्ल और क्षार शुष्क अवस्था में, अम्ल और क्षार शुष्क अवस्था में अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन सा गुण? तो सर अम्लीय गुण या फिर क्षारीय गुण। अम्ल और क्षार के गुण को अगर हम लोग को समझना होगा तो हम लोग को क्या लेना होगा? अम्ल और क्षार के जलीय विलयन को लेना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षार अपना गुण तभी प्रदर्शित करेंगे जब उसको क्या किया जाएगा? वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। यानी कि अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय और क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा, जबकि अम्ल और क्षार का जो शुष्क अवस्था होगा वो अम्लीय और क्षारीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे लिटमस पेपर के रंग पर, सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी शुष्क HCl की बात की जा रही है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जा रही है, और आप कह रहे हो कि शुष्क अवस्था में अम्ल और क्षार अपना अम्लीय और क्षारीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम नीला लिटमस ले आए या फिर लाल लिटमस ले आए, कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, यानी कि लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा माइंड में रखना है, अम्ल और क्षार अपना गुण तभी शो करेगा जब हम लोग उसका जलीय विलयन लेंगे। शुष्क अवस्था में ये अपने अम्लीय और क्षारीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, और इसीलिए शुष्क अवस्था में ये लिटमस के साथ भी कोई रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि क्षार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, फिनोलेप्थिलीन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। दूसरा ऑप्शन है फिनोलेप्थिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। तीसरा ऑप्शन है फिनोलेप्थिलीन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ गुलाबी। चौथा ऑप्शन है फिनोलेप्थिलीन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्षार फिनोलेप्थिलीन के साथ कैसा रंग प्रदर्शित करता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा प्रदर्शित करता है। आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी पहले ये बताओ कि जो फिनोलेप्थिलीन है, जो फिनोलेप्थिलीन है, ये एसिड के साथ कैसा रंग प्रदर्शित करता है और बेस के साथ कैसा रंग प्रदर्शित करता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि फिनोलेप्थिलीन के साथ एसिड जो है वो क्या होता है? तो गुरुजी कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। यानी कि फिनोलेप्थिलीन जो है वो एसिड के साथ कैसा रंग प्रदर्शित करेगा? आप कहेंगे कोनो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, ये रंगहीन हो जाएगा। लेकिन बेस के साथ ये कैसा रंग प्रदर्शित करेगा? तो आप सभी ध्यान में रखना कि बेस के साथ ये गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी, यानी कि पिंक हो जाएगा। तो हमेशा अपने माइंड में रखना है कि फिनोलेप्थिलीन एसिड के साथ कोई रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि क्षार के साथ ये क्या हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे क्या कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, ये एसिड के साथ कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? तो आप सभी ध्यान में रखना, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर को प्रदर्शित करेगा, यानी कि लाल रंग को प्रदर्शित करेगा, जबकि मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येलो रंग को प्रदर्शित करेगा, यानी कि पीला कलर को प्रदर्शित करेगा। तो हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि फिनोलेप्थिलीन एसिड के साथ कलरलेस कोनो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि बेस के साथ गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ लाल रंग प्रदर्शित करेगा, जबकि बेस के साथ पीला रंग प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्षार का रंग कैसा होता है? तो आप क्या कहेंगे? क्षार का रंग बेस के साथ गुलाबी हो जाएगा, जबकि मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाएगा।
और ये चीज़ आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आप कहेंगे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा बनेगा? ऑप्शन दिया हुआ है नारंगी, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है गुलाबी, चौथा ऑप्शन है नीला। बताइए ना बनेगा? आराम से बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्षार अम्ल लाल, दूसरा ऑप्शन है अम्ल क्षार हरा, तीसरा ऑप्शन है क्षार अम्ल गुलाबी, चौथा ऑप्शन है अम्ल क्षार लाल। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि उपयुक्त विकल्पों द्वारा जो खाली जगह छोड़ा गया है उसको आप भरें। ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला जो डैश है उसमें अम्ल भराएगा। क्यों? क्योंकि अम्ल जो है ये नीला लिटमस को किस में परिवर्तित कर देता है? तो आप कहेंगे लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो पहला डैश में आपका क्या आएगा? अम्ल आएगा। आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि और डैश डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है आगे कि और डैश डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि जो नीला रंग होता है लिटमस का वो क्या होता है? तो गुरुजी लाल लिटमस जो है वो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसके उपस्थिति में? तो आप कहते हैं क्षार के उपस्थिति में। यानी कि क्षार जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा खाली जगह का? आप कहेंगे सर पहले अम्ल लिखाएगा, फिर क्षार और फिर क्या लिखाएगा? लाल लिखाएगा। तो देख लीजिए कि ये सीक्वेंस आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन में दिया हुआ है क्षार अम्ल लाल, सीक्वेंस नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका अम्ल क्षार हरा। आप कहेंगे सर हरा देके तो बर्बाद कर दिया पहले ही इस ऑप्शन को, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है क्षार अम्ल गुलाबी। आप कहेंगे गुलाबी दे करके इस ऑप्शन को भी बर्बाद कर दिया। और चौथा ऑप्शन है अम्ल क्षार लाल। क्या कहिएगा कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि लिटमस विलियन डैश से निष्कासित किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है लाइकेन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रेंजिया, तीसरा ऑप्शन है जिरेनियम और चौथा ऑप्शन है पेटूनिया। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को मैंने शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में भी बताया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे और मेरे ख्याल से अब आपको एसिड बेस इंडिकेटर से किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।